साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की परीक्षा के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और यह क्वेश्चन पेपर जो है विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। आपको बताना चाहूँगा यह जो क्वेश्चन पेपर है शिक्षा विभाग के द्वारा सभी स्कूल को जारी किया गया है ताकि विद्यार्थी इसकी तैयारी कर सके, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से इसी पैटर्न में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अभी कुछ विद्यार्थियों का कमेंट भी आया है पिछले 2 पेपर के हिसाब से कि आप जैसा बताते हो वैसा नहीं आ रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा, आप अगर यह सोचेंगे कि जो प्रश्न पेपर इसमें दिया गया है, जो प्रश्न दिया गया है वही परीक्षा में आएगा, तो गलत सोच है। यह केवल नमूना मात्र है जिसमें आपको यह सीखने को मिलेगा कि यदि कोई प्रश्न अति लघु उत्तरी में पूछा गया है तो उसका उत्तर कैसे देंगे, अगर उसी प्रश्न को दीर्घ उत्तरी में पूछा गया है तब कैसे देंगे। अर्थात ये आइडिया के लिए, और इसी आइडिया के लिए जो है यह सिंपल पेपर जो है बनाया गया है। इसमें जो पैटर्न है बिल्कुल उसी पैटर्न से परीक्षा में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर अन्य पेपर की भांति शुरू का जो 15 प्रश्न है 1.1 से लेकर 1.15 तक, वह जो है 1-1 नंबर का है। अर्थात टोटल जो है 15 नंबर के प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर का। उसके बाद जो है 2-2 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। फिर 3-3 नंबर के 5 प्रश्न, 4-4 नंबर के 4 प्रश्न, 5-5 नंबर के 2 प्रश्न और 6-6 नंबर के 2 प्रश्न। अब प्रश्न किस प्रकार से होगा देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। टोटल 10 प्रश्न होंगे जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। वीडियो पर यदि पहले बार है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? खनिज, चट्टान, मशीन, मृदा। तो इसका सही उत्तर जब आप जान लेंगे तो आप टिक नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ उत्तर के बाजू में एक खाली लाइन दिया गया है, इसी में आपको लिखना है। तो जैसे इसका उत्तर है स मशीन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स मशीन। काला सोना किसे कहा जाता है? सोना, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर है द पेट्रोलियम। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, दिल्ली, कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर है ब न्यूयॉर्क। बच्चों के साथ गलत व्यवहार होने पर बच्चे किस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं? 1098, 1089, 108, 100। तो इसका सही उत्तर है अ 1098। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1.6 है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? श्रीमती मिनी माता, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर है द श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अ कलकत्ता, ब सूरत, स दिल्ली और द मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ब सूरत। यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? अ कोलंबस, ब मार्टिन लूथर, वास्को डी गामा और कोपरनिकस। तो इसका सही उत्तर है स वास्को डी गामा। आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है? बजट, कर, बचत, ब्याज। तो इसका सही उत्तर है अ बजट। स्थायी बंदोबस्त
किसने लागू किया था? डलहौजी, कार्नवालिस, वेकेजली, विलियम बैटिक। तो इसका सही उत्तर है ब कार्नवालिस। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ आधार पर रहेंगे। अब उसके बाद जो 5 प्रश्न होंगे वह खाली स्थान भरो अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें पहला दिया है अर्थात 1.11 है, दिल्ली के अंतिम बादशाह खाली स्थान थे। तो कौन थे? यहाँ उत्तर लिखना है बहादुर शाह जफर। खाली स्थान को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। पुलिस नियंत्रण का फोन नंबर खाली स्थान है तो इसका उत्तर 100 होगा। पटसन को खाली स्थान भी कहा जाता है तो इसको कहा जाता है सुनहरा रेशा। खाली स्थान उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। तो यह जो है टोटल 15 प्रश्न थे जिसमें हर प्रश्न 1 नंबर का था। अब आ गया अति लघु उत्तरी प्रश्न जिसमें उत्तर को बहुत छोटा देना होता है और हर प्रश्न जो है 2-2 नंबर का है। टोटल 6 प्रश्न हैं। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 है, आयकर किसे कहते हैं? अब यहाँ पर पिछले 2 वीडियो के आधार पर मैं बताना चाहूँगा, कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया है कि जगह बहुत छोटा होता है सर, हम कैसे लिखेंगे, उत्तर लंबे लंबे होते हैं। तो इसी को आपको सीखना है। देखो यहाँ पर अति लघु उत्तरी है तो आपको कम से कम शब्दों में इसका उत्तर देना है। जैसे कि आयकर किसे कहते हैं? तो व्यक्ति की आय पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर आयकर कहलाता है। ठीक है, अब ये लाइन में आ गया है ना। इसी प्रकार सतनाम पंथ के 2 सिद्धांतों को लिखिए। अब यहाँ पर केवल 3 लाइन दिया है और यदि आप लिखते हैं कि सतनाम पंथ के 2 सिद्धांत निम्नलिखित है तो जगह कम होगा, इसलिए आप डायरेक्ट इसके 2 सिद्धांत को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, सत्य को ईश्वर का रूप मानते हैं, सभी जाति धर्म समान हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है संविधान से प्राप्त किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों के नाम लिखने हैं, कोई भी 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 6 लिख दिया हूँ, आपको 4 को लिखना है। जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें से कोई 4 को आपको लिखना है अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो। प्रश्न 5 है, हमें न्यायालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताइए, कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा। हमेशा हर प्रश्न का उत्तर याद करना ऐसी बात नहीं है, आप इसको समझ के लिखिएगा। जैसे यहाँ लिखा गया है, उदाहरण के तौर पे, किसी भी प्रकार के विवाद से निपटने, आपराधिक जन्य मामलों एवं अनेक प्रकार से न्याय पाने के लिए हमें न्यायालयों की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो अति लघु उत्तरी में कैसे बहुत ही सारगर्भित रूप से कम शब्दों में उत्तर दिया गया। अब आ गया, आप दूसरों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन से 4 काम करेंगे? लिखिए। अति लघु उत्तरी छोटा छोटा लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप सोचिए कि कौन कौन से व्यवहार करेंगे, उसको आप अपने मन से यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे उत्तर मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये आपकी सोच है कि कैसे उसको रोक सकते हैं। छोटे छोटे शब्दों में लिखना है। ठीक है, यदि समाज में कोई नियम या कानून ना हो तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? यदि समाज में कोई नियम और कानून ना हो तो समाज में अराजकता की भावना पनप जाएगी, समाज में शांति और एकता कायम नहीं रह पाएगी। तो देखो हमने छोटा छोटा उत्तर लिखा और इसी प्रकार से उत्तर जो है या यही उत्तर जो है मॉडल पेपर में दिया गया है। हमने मॉडल पेपर के उत्तर को ही यहाँ पर लिया है। अब आ गया लघु उत्तरी प्रश्न अर्थात थोड़ा सा बड़ा। जो अति लघु उत्तरी है उससे थोड़ा सा बड़ा, हालांकि इसमें उत्तर छोटा ही रहेगा। ये प्रत्येक 3-3 नंबर के हैं। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है? अब बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रतनपुर राज्य में 18 गढ़ तथा रायपुर राज्य में 18 गढ़ होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। घर पर ऊर्जा बचाने के कोई 3 तरीके लिखिए। आप इसको सोचिए कि अपने घर में ऊर्जा अर्थात बिजली को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर घर में ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग बिजली के रूप में होता है। तो कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग करके, दूसरा सूर्य की रोशनी का अधिक प्रयोग घर में करके, अर्थात आप बिजली कम जलाइए
और घर को ऐसे बनाइए जिसमें सूर्य की प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश कर सके। उसके बाद है सोलर लैम्प का प्रयोग कीजिए, सोलर कुकर का प्रयोग कीजिए। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण हैं, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 10, केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार के सभी अंगों के नाम लिखिए। केंद्र सरकार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसी देश या राष्ट्र की सबसे बड़ी और सर्वोच्च सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, लागू करती है और निर्णय लेती है, केंद्र सरकार कहलाती है। इनके मुख्य 3 अंग है। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 11, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कोई 3 तरीके लिखिए। ये तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो आप किसान को देखिए कैसे वो अपने मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, उसी को आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए जैविक खाद का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, सिंचाई की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। अब इसमें एक एक डिटेल करने की जरूरत नहीं है, हमने पॉइंट लिख दिया। अगर यही प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरी में रहता है तो एक एक चीज का हम डिटेल करते हैं। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 12 है, संविधान से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें भारत देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित है। ठीक है। देखो, बहुत कम शब्दों में इतने बड़े उत्तर को हमने छोटे रूप में दे दिया। अब है लघु उत्तरी प्रश्न टाइप 2। यह जो है 4-4 नंबर के लिए है, अर्थात इसमें उत्तर थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा, ज्यादा शब्दों में। तो मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया क्यों? अब इसका उत्तर हो जाएगा, व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे व्यवसायिकों का एक वर्ग अस्तित्व में आया जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। यह वर्ग रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन में जकड़ा हुआ नहीं था। यह वर्ग नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक था। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया। ठीक है। अब है गुट निरपेक्षता नीति से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे? सरल शब्दों में, गुट निरपेक्ष नीति से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों अर्थात अन्य देश के साथ संबंधों में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार कर निर्णय लेने से है। भारत की विदेश नीति का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होने से संभव हुआ है। इसे ही भारत की गुट निरपेक्ष नीति कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, छोटे से जगह पे कैसे आप चित्र बनाते हैं। यहाँ मुझे चित्र बनाते नहीं बना क्योंकि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पुस्तक में इसका उत्तर दिया होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन पर अपना विचार लिखिए। तो इस पर भी आपको अपना विचार लिखना है, इसको भी छोड़ दिया हूँ। ठीक है। अब जो है प्रश्न क्रमांक 17 जो कि दीर्घ उत्तरी है। ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 5 नंबर है। तो निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर फसलों के बारे में लिखिए। तो बहुत अच्छा दे दिया, आपका काम हल्का कर दिया। इसमें केवल इसमें आपको कॉलम को भरना है। ठीक है। जैसे गेहूं और चावल के बारे में लिखना है। गेहूं का उत्पादक देश अर्थात गेहूं कहाँ कहाँ उत्पादन होता है उसको यहाँ पर लिखना है, देश का नाम। चावल कहाँ का उत्पादन होता है उसका नाम यहाँ लिखना है। मिट्टी, तो गेहूं के लिए आप जानते हैं दोमट मिट्टी का ज़्यादा उपयोगी होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है इसके लिए। और चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी। गेहूं में जो है जल की मात्रा मध्यम होती है और फसल में उसके बाद चावल के लिए ज़्यादा लगता है, उच्च है। गेहूं के लिए तापमान मध्यम और चावल के लिए उच्च। और गेहूं की बुआई होती है कब होता है? अक्टूबर नवंबर में, और कटाई होता है मार्च अप्रैल में। इसी प्रकार चावल का जो बुआई है जून जुलाई में और अक्टूबर नवंबर में कटाई होता है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी लिखना है। केवल छोटा छोटा लिखना है, यहाँ पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो टेबल वाला बहुत ही अच्छा है, इसमें कम समय में आप बना सकते हैं। इसी प्रकार अथवा दिया गया है अर्थात आप उस टेबल को बना सकते हैं या इस टेबल को। आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर स्पष्ट करना है। बिंदु कौन सा है? सदस्य संख्या। तो लोकसभा में 545 होते हैं, राज्यसभा में 250 होते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। चुनाव की प्रक्रिया, तो लोकसभा में जो है जनता द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा में राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है। कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। तो इस प्रकार से टेबल भरने का दिया गया। दीर्घ उत्तरी बहुत इजी दिया गया है इसमें, है ना, अर्थात टेबल में दिया गया है। अब है प्रश्न क्रमांक 18। भारत के मानचित्र में 1857 के विद्रोह के कोई 5 स्थानों केंद्रों को बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर ये नाम दिया गया है, 7 नाम दिया गया है। 7 में से आपको कोई भी 5 को यहाँ पे भरना है। तो बड़ा आसान है, आप नक्शा को ध्यान से देखिए। जैसे ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ का है तो यहाँ छत्तीसगढ़ लिखेंगे, है ना। तो आपको जो है बिल्कुल ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना है, अभी समय है, प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी राज्यों के नाम को लिख लीजिए, है ना। और जो है आपको काफ़ी अच्छा इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा यदि आप अभी से प्रयास करते हैं। और परीक्षा के समय इसमें कोई बताने वाला नहीं होगा, आपको खुद से बनाना होगा। अब है इसका अथवा है, तो अथवा क्या है, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र मतलब क्या होता है, आपको चित्र बनाना होगा और उसके साथ ही साथ चित्र के हर एक अंग का आपको नाम लिखना है ना। जैसे कोई मानव शरीर का बनाता है तो उसका आँख, कान, नाक सबको लिखा जाता है ना। तो उसी प्रकार से जो है आप जब बायोगैस संयंत्र का बनाएंगे तो उसके हर एक पार्ट्स का नामांकन करेंगे, ठीक है, नाम लिखेंगे, ठीक है। और चित्र बनाते समय ध्यान रखना कि यदि यह चित्र है तो आप इस साइड पूरा नाम लिख दीजिए या फिर इस साइड नाम लिखिए। कोशिश कीजिए कि नाम जो है एक ही तरफ हो, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। आप दोनों तरफ नाम लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन उसमें उतना नंबर नहीं मिलता जितना आप एक तरफ लिखते हैं तब होता है, ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 19। जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। अभी कितने नंबर का है, देखो 6 नंबर का है और इसको लिखने के लिए भी उत्तर इतना लंबा दिया गया है, तो इसको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, देखो, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग रहते हैं उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब इसके कारण भौगोलिक कारक, ठीक है, भौगोलिक कारक क्या है, पहले स्थलाकृति है, स्थल की आकृति। मनुष्य हमेशा पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। अब पहाड़ में कोई बसेंगे, बार बार उसको नीचे आना पड़ेगा, लेकिन जैसे हमारा जो रहने का जगह है मैदानी क्षेत्र में है, वहाँ ज़्यादा रहते हैं, है ना भाई। उसी प्रकार जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म है या अत्यधिक ठंडी में रहने से बचते हैं, अर्थात सामान्य तापमान में रहते हैं, ठीक है। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। जहाँ उपजाऊ मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ जनसंख्या का वितरण अधिक होता है, वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। जल, ऐसे लोग ऐसे क्षेत्र में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो, अर्थात पीने योग्य पानी। खनिज, खनिज निरपेक्ष वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए होते हैं, अर्थात जहाँ खनिज होता है वहाँ पे भी लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब अगला है सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो कैसे आप प्राप्त करते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एक मॉडल आंसर में जो उत्तर दी उसको मैं लिख दिया हूँ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त करनी है उसको लिखित रूप में आवेदन देना होता है। आवेदन के साथ 10 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क की रसीद आवेदन को प्राप्त कर लेनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को शुल्क नहीं देना पड़ता। आवेदन के 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार के कागज की छाया प्रश्न या छाया प्रति दी जा रही है तो छाया प्रति का शुल्क जमा करना होता है। राशि देते समय रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक है। शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है। तो यह जो है आपके मॉडल आंसर में दिया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो है प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कोई 2। तो यहाँ पर 3 अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, डलहौजी की हड़प नीति, दूसरा सहायक संधि, तीसरा द्वैध शासन। तो इन तीनों में से कोई भी 2 पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है, अर्थात वहाँ भी टिप्पणी लिखने का
दिया जाएगा, उसमें से आपको किसी दो पर लिखना है। ठीक है, तो अब चलिए हमें तीनों को लिख के दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। जैसे सबसे पहले है डलहौजी की हड़प नीति। तो पहला क्या था, निसंतान राजाओं के दत्तक अर्थात गोद लिए पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनके राज्य को अंग्रेज राज्य में मिलाना। कुशासन के आधार पर देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना। युद्ध द्वारा देशी राज्य को अधिकार में करना। ठीक है, अब है सहायक संधि। सहायक संधि क्या होता है कि लॉर्ड वेलेजली जब 1798 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जिन नीतियों को लागू किया उसे भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है द्वैध शासन। तो इस कानून में यह व्यवस्था दी गई थी कि बंगाल में राजस्व वसूली करने का अधिकार कंपनी को होगी। उन्हें मुफ्त में सैनिक रखने और उनकी सुरक्षा का अधिकार भी मिल गया, लेकिन इसके विपरीत प्रशासन और व्यवस्था का उत्तरदायित्व मुगल सम्राट का था। इस प्रकार अंग्रेजों को आर्थिक सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला और सभी जिम्मेदारियां मुगल और नवाबों की थी। तो इस प्रकार से जो PDF में दिया गया उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो है अथवा दिया गया है, अर्थात आप उन दोनों को बना सकते हो या इनमें से। तो अथवा के प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कोई दो। तो यहाँ पर भी टिप्पणी लिखना है, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, विश्व में विभिन्न देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने, मानव कल्याणकारी कार्यों को विश्व में बढ़ावा देने तथा परस्पर सहयोग से विकास के लिए विश्व के कई देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। तो इसी प्रकार से आप इसको पढ़ लीजिएगा और आपको जो है इसी प्रकार से संक्षिप्त रूप से उत्तर देना है, क्योंकि जगह कम होता है। सरल शब्दों का प्रयोग करना और परीक्षा को अच्छे से दिलाना। किसी प्रकार की और कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना, हम जितना हो सके आपकी मदद करेंगे। और अगले वीडियो में हम जो है विज्ञान विषय के जो प्रश्न पेपर है आपके बीच लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो पर। द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। नमस्कार।